धन्यवाद साथियों। यहाँ पे उपस्थित संघर्षशील मेरे साथी एवं उपस्थित मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे को आने में थोड़ा विलम्ब रहा, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया ऐसी थी कि जो मेरे हाथ में नहीं, इसलिए वो विलम्ब, लेकिन फिर भी आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। अभी भाई राजेश जी आपको काफ़ी विस्तृत रूप से बता रहे थे, भारतीय मजदूर संघ को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय मजदूर संघ है। कुछ व्यक्ति इसे केवल एक राजनीतिक संगठन मान रहे हैं, कुछ व्यक्ति इसे केवल एक यूनियन मान रहे हैं, कुछ व्यक्ति इसे केवल यूनियनों का एक संघ मान रहे हैं। तो ये तीनों ही विचार पूर्ण नहीं है। भारतीय मजदूर संघ एक जीवन शैली है जिसे कि हमें अपने जीवन में उतारना होगा। प्रातः उठने से लेकर रात्रि विश्राम जाने तक जो हम जीवन जीते हैं, भारतीय मजदूर संघ उसमें प्रत्येक क्षण में अपनी उपस्थिति को दर्शाता है। तो वो भारतीय मजदूर संघ धीरे धीरे जैसे जैसे कोई भारतीय मजदूर संघ के नजदीक आता जाएगा वो समझता चला जाएगा। भारतीय मजदूर संघ का आप अगर आप चिन्ह देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ये मुट्ठी बंद है। भारतीय मजदूर संघ की प्रत्येक जो प्रतीकात्मक है, चाहे वो चिन्ह है, चाहे भारतीय मजदूर संघ का गीत है, चाहे भारतीय मजदूर संघ के नारे हैं जो आप लगाते हैं, प्रत्येक का एक अर्थ है। उसको समझिए। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपकी जीवन शैली बदल जाएगी, ये सामाजिक व्यवस्था बदल जाएगी और आपको अपने ऊपर गर्व होगा, ये निश्चित है। सबसे पहले चिन्ह, जिसे हम मुट्ठी कहते हैं, लेकिन वो मुट्ठी बंद कैसे होती है? बहुत से तरीके हैं, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया है। इसका संकेत क्या है उसको समझिए। ये जो चार उंगलियां हैं ये संगठनों की निशानी है। जब ये बंद हो जाती हैं तो ये एकत्रित हो जाते हैं, जैसे कि आप कहते हैं ना, ये है ना, ये इसका प्रतीक है। लेकिन क्या ऐसा करने से काम हो जाएगा? फिर तो लोग कहेंगे कि आपने तो भैया अंगूठा दिखा दिया, ये तो मामला खराब हो गया ना। तो ऐसा नहीं है, अंगूठे को ऊपर रखा जाता है, ये केवल नियंत्रण के लिए है, ये अनुशासन का प्रतीक है कि संगठन जुड़े, इकट्ठे आए, लेकिन एक अनुशासन के तहत आए। जब ऐसा हो जाए तो निश्चित मानिए सरकार कोई चीज़ नहीं है, हम समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। समाज को, सरकार को समाज ही बनाता है। तो इसलिए समाज का हक जब हमारे साथ होगा तो सरकार तो है ही कुछ नहीं, मतलब उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, मानेगी नहीं मानेगी कुछ नहीं है। उसकी मानना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, उसे हमारे पास आना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। श्रद्धेय ठेंगड़ी जी जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक रहे हैं, उनका जीवन काल जो उन्होंने अपने उद्देश्य उसमें वर्णित किए हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या वर्णित किया कि भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य क्या है। भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतवासी जो मजदूर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अब भारतीय मजदूर संघ जो है केवल मजदूर उसे नहीं मानता जो एक रिक्शा चला रहा है। भारतीय मजदूर संघ उसे भी केवल मजदूर नहीं मानता जो कि कोयले की खदान में ही कार्य कर रहा है या आपके मकान को बना रहा है, मजदूरी कर ही रहे हैं। लेकिन प्रत्येक कार्य के लिए जिसे हमें वेतन मिले वो भी मजदूरी ही के तहत आता है। और इस चीज़ को तो स्वीकार केवल हम ग्रुप सी और डी या ए ने नहीं किया है। IAS जो अधिकारी है वो भी भारतीय मजदूर संघ के साथ हैं, आप ये मानिए, क्योंकि वो भी नहीं कहते कि मैं भाई सारा दिन बैठ के कार्य करता हूँ, तो मुझे कार्य करने को मिलता है, तो वो भी मजदूरी के तहत। तो इसलिए
ये जो भारतीय मजदूर संघ का लक्ष्य है, जो श्रीमती ठेंगड़ी जी ने जो बनाया था, उन्होंने ये कहा था कि मेरे भारतवर्ष का कोई भी मजदूर, अंतिम पंक्ति का अंतिम मजदूर जो खड़ा है, जब तक उसकी समस्या हल ना हो जाए, भारतीय मजदूर संघ को बनाने का मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ये बहुत दूरदर्शी वो रहे हैं। उसके बाद उद्देश्य अगर किसी ने भारतीय मजदूर संघ का देखना है तो वो भारतीय मजदूर संघ के गीत को पढ़े, बार बार पढ़े। उसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ है, प्रत्येक शब्द अपने आप में जीवंत है, जिसमें आत्मिक कहते हैं हम, आत्मा की ऊर्जा आपको महसूस हो जाएगी जब भी आप उसको गीत को पढ़ेंगे और दोहराएंगे। एकांत में बैठिए, उसका मनन कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े परिवार के, कितने बड़े लक्ष्य के आप समीप गए हैं। 35-400 बहुत छोटी चीज़ है, ये मिल जाएगी, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्य इससे बहुत बड़ा है, आप उसको समझ लो। समाज को परिवर्तन करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है हमें। उसके लिए आपने देखा होगा जहाँ भी भारतीय मजदूर संघ का बैनर देखेंगे तो सबसे पहले आता है देश हित। अब देश हित की व्याख्याएं अपनी अपनी अलग हो सकती हैं। कुछ संगठन हैं, उनकी अपनी व्याख्याएं हैं देश हित की। उनको किसी ने कहा था कि आप देश हित किस प्रकार से, आपका नज़रिया क्या है, तो उनके नज़रिए बड़े अलग अलग थे। तो किसी ने हमारे से भी पूछ लिया कि देश हित का आपका नज़रिया क्या है। देश हित का नज़रिया वो है, सर्वप्रथम देश की सुरक्षा होनी चाहिए। देश है तो उद्योग भी होंगे, और उद्योग होंगे तो हम भी होंगे। अब उद्योग जो है वो केवल आप एक फैक्ट्री को मत मानिए। जो प्रधानमंत्री का कार्यालय या मुख्यमंत्री का कार्यालय वो भी एक उद्योग है। अगर भारत सुरक्षित है तो उनके कार्यालय है, वरना वो भी कल को नहीं रहने वाले। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या हाल है, वहाँ पे हर रोज़ गदरी मचता है, वहाँ पे प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आज भारत की व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक देश हमारा सम्मान करता है, तो ये व्यवस्था का मामला है। तो इसलिए जो देश हित है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी विचार करना चाहिए। मैं बात 1962 की कर रहा हूँ। 1962 में सभी को पता है, कुछ की उम्र खैर 1962 से कम होगी, लेकिन उन्होंने पढ़ा है, लिखा हुआ पढ़ा है कि हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ और उसकी क्या परिस्थितियाँ थी और उसका परिणाम क्या आया, मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। लेकिन उसका कारण क्या रही, ये विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि भारतवर्ष में जो उस समय में उसका नुकसान हुआ है वो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ। उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा कारण था वो वामपंथी यूनियनों के द्वारा हमारी ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रीज हैं, जो गोला बारूद बनाती हैं, वहाँ पे उसी समय पर जानबूझकर स्ट्राइक करवा देना हुआ। आज जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक भाई हमारी सुरक्षा करते हैं, तो आप समझिए कि वो कोई लाठी लेके नहीं कर सकते हैं, उनको तो गोला बारूद और गोलियाँ सब कुछ चाहिएगा। आखिर वो कर तो हमारे लिए रही है, इसको भी हमें समझना चाहिए। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, वामपंथी यूनियन ने उसी समय स्ट्राइक के आह्वान किया और सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया। और हालात सबको पता है कि हमारा क्या हाल है। जब ये स्थितियाँ देखी श्रीमती ठेंगड़ी जी ने, तो उन्हें लगा कि देश हित में, मुझे लगता है कि मुझे पहले तो रक्षा क्षेत्र में ही आना पड़ेगा, क्योंकि देश की रक्षा तो सर्वोपरि है, उसके बाद की बाकी की बात है। तो उसके बाद भारतीय मजदूर संघ ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर अपने संगठन को खड़ा किया। उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ, उससे पहले भी पाकिस्तान से युद्ध, लेकिन कारगिल के युद्ध की मैं इसलिए केवल चर्चा यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि वो युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया था, उसकी कोई समय सीमा नहीं थी कि उस दिन शुरू हो जाएगा या ऐसा हो सकता है या 2 दिन में हो सकता है। वो कुछ इस प्रकार से थोपा गया कि वो अनएक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में हम विचार ही नहीं कर सकते, कोई हमारी कल्पना ही नहीं है।
भारतीय मजदूर संघ ने 15 दिन पहले का ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में स्ट्राइक का नोटिस दिया हुआ था। मैं कारगिल युद्ध के समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो युद्ध शुरू हुआ तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने तुरंत भारतीय मजदूर संघ के जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पे संपर्क किया कि हम देश हित की बात करते हैं श्रीमान। आज देश की क्या परिस्थितियाँ हैं, जो स्थिति है वो हमसे दूर नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें लगा और उन्होंने भी निर्णय किया, जिनके लिए कि ये सारा कार्य हो रहा था, उन्होंने ही निर्णय किया कि हम वापस काम पर जाएंगे। देश हित सर्वप्रथम है, सरकार से लड़ना हम कल को लड़ लेंगे, वो हमारे घर के अंदर का मामला है। लेकिन आज देश की सुरक्षा सर्वोपरि, और सभी को पता है कि उस युद्ध को हमने जीता ही नहीं, उसमें हमने अपने शत्रु का पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये सबको पता है। और उन विभागों की मैं एक और प्रशंसा करना चाहूँगा कि केवल सबको पता है कि 8 घंटे की ही नौकरी का हमें वेतन मिलता है, 8 घंटे का ही कार्य करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के साथ वो साथी जाकर बैठे और उन्होंने कहा 8 नहीं, हम 16 घंटे का कार्य करेंगे आज से, क्योंकि आज देश को हमारी ज़रूरत है। और लेकिन फिर भी वेतन हम ओवर टाइम नहीं लेंगे, केवल 8 घंटे का ही वेतन लेंगे। तो जब ये कार्य जो है इस प्रकार से होते हैं तो वो भारतीय मजदूर संघ की संस्कृति है। अभी पीछे कुछ दिनों में बाढ़ आई, अभी भाई राजेश जी ने भी उल्लेख किया था, भाई प्रमोद जी ने भी किया था। तो उस बाढ़ के समय में मैं भी खुद यमुनानगर में था, मैं भी बाढ़ में फंस गया था, किसी प्रकार से निकले वहाँ से। लेकिन उस समय जो प्रशासन है वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन अब मैं उल्लेख क्यों कर रहा हूँ उसका, आपने अभी नारा लगाया बीएमएस की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। नारे के अंदर क्या आत्मीयता है, अब उसको समझिए। त्याग किसे कहते हैं? बच्चे मातृशक्ति हैं, उनके बच्चे घर पे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, देखिए यहाँ बैठे हैं, ये त्याग है, ये त्याग है, इसको समझिए। तपस्या क्या है? ये भाई जो भूखे बैठे हैं यहाँ पे, ये तपस्या है। तपस्या करने के लिए कोई हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी तपस्या कर सकते हैं। जब आप एक समाज के लिए कार्य करते हैं तो वो तपस्या ही है। और बात रही बलिदान की, तो बलिदान तो हम पूरे समाज के लिए कर ही रहे हैं ना। जिस समय हम काम पे नहीं हैं फिर भी हम समाज की चिंता कर रहे हैं, और हमने कहा कि हम अटेंडेंस तो नहीं लगाएंगे लेकिन समाज के हित के लिए हम वहाँ पे कार्य पे जरूर पहुँच जाएंगे। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि भारतीय मजदूर संघ के जो नारे हैं वो केवल नारे नहीं हैं, वो जीवन शैली में आते हैं हमारे। ये सब चीज़ें देखकर प्रसन्नता होती है, गर्व होता है, और गर्व आपको भी होना चाहिए कि आप इस वसुंधरा के, इस पूरी धरती के सबसे बड़े मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा है। और इस गर्व के साथ आपको आत्मविश्वास भी आना चाहिए, क्योंकि जो साथी यहाँ उपस्थित हैं तो किसी न किसी प्रकार से गांवों से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कोई कुछ समय पहले तक गांव में रह रहा होगा, अब शायद हमें आ गया होगा, या जाते रहते हैं, किसी के माता पिता वहाँ पे होंगे। तो गांव की स्थितियाँ सबको पता है। गांव में सिक्का किसका चलता है? गांव में सिक्का उसका चलता है जिसका कि परिवार सबसे मजबूत होता है, सबसे बड़ा परिवार होता है, ये सबको पता है। अगर आपने देखा होगा कोई छोटे परिवार वाले होगा तो सीधा कहेंगे, देसी भाषा में कहो तो भैया उनसे पंगा मत लेना यार, वो बड़े मजबूत हैं। तो आज आप उस सबसे बड़ी परिवार का हिस्सा हैं, आपको गर्व होना चाहिए। आपको कोई कुछ गलत ना समझ सकता, ना कर सकता, ना किसी की हिम्मत है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई विरोधी संगठन। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। जोश
साथियों का मज़ेदार मजा। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं विभिन्न जिलों में जाता रहता हूँ। पिछले सप्ताह में पानीपत गया था, तो कुछ जगहों पे जाकर मैं चिंतित भी होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मंच पर कई बार वामपंथी संगठन प्रभावी हो जाते हैं और परेशानी में आते हैं कि उन्हें भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी है। अगर आपने भारतीय माता की जय बोल दिया तो वो सीधा कह देंगे कि आप बीजेपी के हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत माता में की जय से इतने परेशान किया। क्या वो भारत में नहीं रहते हैं, वो चीन में रहते हैं क्या, या उनकी निष्ठा उनके प्रति इतनी क्यों है, वो मेरी समझ से बाहर है। अब भारत माता की जय का भी पीछे एक, क्योंकि नारा हमारा सबसे मुख्य है भारत माता की जय, उसका भी उल्लेख मैं कर देना चाहता हूँ, क्योंकि कल को अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसे आप छाती ठोक के जवाब दे सकते हैं कि भारत माता की जय का मतलब ही क्या है। तो किसी के लिए हमारे जो विरोधी संगठन है, तो उन्होंने कहा था भारत माता की जय का मैं मतलब बताता हूँ, मैं भैया बताता हूँ। उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान। भाई भारत माता की जय हो जाएगी अगर रोटी कपड़ा और मकान सबको मिल जाए। तो वो मेरी बात का बुरा मान गए। जो मैंने उत्तर दिया, मैंने कहा भैया आप जेल में चले जाइए, तीनों मिलेंगे और फ्री में मिलेंगे। जेल में जाइए ना, तीनों मिलते हैं वहाँ पर, फ्री में मिलते हैं। बाहर क्यों घूम रहे हैं, लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो। तो बुरा मान गए खैर मेरी बात का, लेकिन मैं उससे चिंतित नहीं था, क्योंकि उनकी जितनी बुद्धि थी उन्होंने उतना भी किया उस चीज़ का, तो मुझे कोई अंतर नहीं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के मामले में देखे जाए तो उनकी नज़र में क्या है भारत माता की जय। रोटी कपड़ा और मकान ठीक है, ये एक हमारी मौलिक जिम्मेदारियां में आता है, हमें परिवार को देना होता है, उनकी आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इतने से जीवन चलता है क्या? नहीं चलता है। तो क्या चाहिए हमें? समाज के उत्थान के लिए, परिवार के उत्थान के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा आ गई। तो क्या मैं अपने परिवार को अच्छा शिक्षित कर दूं, क्या काम हो जाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। क्यों? स्वास्थ्य भी तो अच्छा चाहिए। अब ये तो 5 हो गई, 3 से रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य। तो भारतीय मजदूर संघ ने इस पे भी संतुष्ट नहीं हुआ। हमें ये 5 चीजें तो चाहिए हैं, क्योंकि ये मौलिक है हमारे अधिकार। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य है, लेकिन सम्मान के साथ चाहिए हमें। प्रत्येक नागरिक का सम्मान होता है, सम्मान चाहिए। जब ये 6 चीजें प्रत्येक भारतवासी को मिल जाएगा तो भारत माता की जय का मेरा नारा जो है वो फलीभूत हो जाएगा। ये भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य है, ये भारतीय मजदूर संघ किस विचारों पे चलता है, मैं आपको वो बताना चाहता था। इस प्रकार से अगर ये चर्चा चलती रहे तो मुझे लगता है 2 घंटे 3 घंटे चलती रहेगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपके आज जिक्र होने का भी इस बैठक को समय हो रहा है, लेकिन अभी एक चिंता भाई राजेश जी ने की थी। मैं हवा सिंह महला जी के साथ निरंतर संपर्क में रहता हूं और प्रतिदिन उनसे अपडेट लेता रहता हूं कि आज स्थिति क्या है और क्या होने वाली है, हमें आगे की क्या रणनीति तैयार करनी है। क्योंकि जो पदभार मुझे प्रदेश की तरफ से मिला है, उसी के नाते जितनी भी मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है उसमें मैं उपस्थित रहता हूँ। लेकिन अगर मुख्यमंत्री से नीचे के स्तर की अगर कोई बैठक होगी तो उसमें मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जो भी पुरानी बैठकें हुई हैं उसमें प्रत्येक बार मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों को बताया है कि अकेला ये संगठन है जो देश हित की बात करता है, जो मजदूर हित की बात करता है। ये कभी मेरे पास आकर अपनी निजी कार्य कभी नहीं बोलता, अन्यथा दूसरे संगठन जाकर क्या कहेंगे। ऐसा है जी, वो 1 घंटा तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा सब कुछ करेंगे, 2 बार वो नोटंकी के लिए वॉकआउट भी कर देंगे।
वो फिर आगे बैठ जाएंगे, हम संपर्क कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं, लास्ट में आके कहेंगे कि कोई कुछ नहीं जी, बाकी तो मामला हम सुलझ देंगे, नीचे आएगा, इन 2 अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दो जी यहाँ से। तो लास्ट में आके 2 अधिकारियों के ट्रांसफ़र करनी थी, भाई सरकार का 2 घंटे का समय क्यों ख़राब किया? वैसे ही कर लेते ना आप लोग बात। लेकिन वो 2 घंटे जो है वो बाहर जो कर्मचारी बैठे हैं उनको दिखाने के लिए नौटंकी चलती है, ये कारण है। तो मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते। हम सीधा कहते हैं कि ये हक की बात है और ये हक दे दीजिए। जैसे कि हमारा 35,400 हक है, लेके रहेंगे, आज दे दे कल दे दे, देना तो पड़ेगा। हंस के दे दो, रो के दे दो, देना पड़ेगा। अब कुछ जगहों से, जिलों से मेरे पास भी सूचना आ रही है कि कुछ दूसरे संगठन वाले इधर से उधर से वो बीच में घुस रहे हैं, फिर व्यक्तियों को समझा रहे हैं नहीं नहीं, भारतीय मजदूर संघ तो कुछ नहीं है, ये बीजेपी का वही वो अंग है, और आगे ये और वो। कारण क्योंकि वो स्वयं एक राजनीतिक दल हैं, वो इसलिए आपको ऐसा कहते हैं। आप किसी भी इस प्रकार का व्यक्ति मिले तो उससे केवल 2 प्रश्न कर लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा और वो दोबारा आपको प्रश्न नहीं करेगा। पहला ये पूछ लेना कि आपके अखिल भारतीय महामंत्री कौन है उस संगठन के, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो इंटक वाला है, सीपीआई वाला, सीपीएम वाला है। तो प्रत्येक मजदूर संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी होगा वो उस पार्टी का ही महासचिव होगा, तो वो ही होगा। तो आप बताइए कि वो सरकार के विरुद्ध कैसे जाएगा जहाँ पे उसकी खुद की पार्टी होगी? जबकि भारतीय मजदूर संघ का महामंत्री चाहे प्रदेश का हो या केंद्र का हो, वो कभी भी किसी भी राजनीतिक दल से नहीं हो सकता। अगर उसे जाना है तो पहले भारतीय मजदूर संघ से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि राजनीति का भारतीय मजदूर संघ से कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं। हम प्रत्येक उस राजनीतिक पार्टी का स्वागत करते हैं जो एक मजदूर हित की बात करे, जो मजदूरों के लिए तत्पर रहे और उसका भला सोचे, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस हो, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन अगर कोई मजदूरों के हित की अहित की बात करनी शुरू कर दे तो वो हमारा शत्रु है, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी भी हो, हमें क्या लेना है उससे। कारण मेरा परिवार ये है, मुझे इसकी चिंता है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। वो कल सरकार बनाए ना बनाए, मुझे क्या अंतर पड़ता है? तो इसलिए केवल आप 2 ही प्रश्न उनसे पूछिएगा, एक का उत्तर दे दीजिएगा साथ ही कि भैया आपका महामंत्री कौन है वो बता दीजिए। उसके बाद कोई जवाब नहीं होगा, वो तुरंत बताएगा कि मेरी पार्टी का महामंत्री है। तो भाई आप राजनीति हो गई। अब ये पूछ लीजिए कि जो भारतीय मजदूर संघ का महामंत्री कौन है, अगर वो नाम बता दे गलती से तो उनसे पूछ लेना भाई कौन सी पार्टी का, मुझे भी बता दो। तो वो मामला खत्म हो जाएगा। वो तीसरी बार आपसे ना मिलेगा ना बात करेगा। हो सकता है कि आपको 2 गलत शब्द भी बोल के चला जाए, ये संभव है, कारण आप उसकी अहम के ऊपर चोट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो भ्रांति